ब्रेक के बाद स्वागत है प्रोग्राम स्टेट टॉक में। हमारी बात चल रही है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब से, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्ट्रेट टॉक के माध्यम से रूबरू हैं। चौधरी चौटाला, आपने पिछले सेगमेंट में कई अहम मुद्दों का जिक्र किया, उसमें भू अधिग्रहण से जुड़े बहुत अहम मुद्दों की बात की गई, उस पर मैं जरूर आऊँगा। लेकिन उससे पहले आपने कहा था कि महिलाओं पर हरियाणा में अत्याचार हो रहा है। हाल ही में आपका एक बयान आया था जिसमें कि आपने कहा था कि कुछ खापों ने अगर शादी की उम्र को 18 से कम कर 15 साल करने की बात की है, तो चौटाला साहब कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर खापें ऐसा समझ रही हैं और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की ये व्यवस्था है तो शायद यही चाहिए। इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। हमने इतिहासों में पढ़ा है, हमारी अतीत के हालात से वाकिफ़ हैं। जब हमारे देश में मुग़लों का शासन था, मुग़लिया सल्तनत के दौरान हमारी बच्चियों को उठा लिया जाता था और इसीलिए माँ बाप की एक सोच रही थी कि तुझे अपमानित ना होना पड़े, समाज में तिरस्कृत ना होना पड़े। वो अपनी बच्चियों को छोटी उम्र में भी उनकी शादी कर दिया करते थे। आज फिर वही हालात है, मुग़लिया सल्तनत से भी बदतर हालात हैं और ये इन गैंगरेप का सबूत है। जितने भी गैंगरेप हो रहे हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से सुनते हैं, नाबालिग लड़कियों के साथ इस प्रकार के गैंगरेप हो रहे हैं। इसलिए आज की इन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अगर खापों ने ये निर्णय लिया है तो मैं ये नहीं कहता कि हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि उन्होंने एक सोच के दृष्टिगत ये निर्णय लिया है। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार अगर उसके सामने कोई किसी किस्म की बात प्रस्तुत करता है और अगर उनकी जायज़ बात है तो मान लिया जाए, लेकिन तो समाज और राज्य में अराजकता या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। अब अगर प्रदेश की पुलिस या प्रदेश की सरकार इन मुद्दों पर रोक नहीं या अंकुश नहीं लगा पा रही है, तो इसमें अगर आपकी तरफ से, आप जैसे एक प्रमुख नेता की तरफ से इस किस्म की बात आ जाती है, तो देश का पूरा मीडिया उसको एक अलग नजरिए से देखता है। वो समझता है शायद हरियाणा की उसी रूढ़िवादी सोच को एक प्रतिबिंब मिल रहा है प्रमुख सियासी जमात की तरफ से। नहीं, मैं उसको रूढ़िवादी नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। सृष्टि की रचना के बाद जब कानून व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, कोई अदालतें नहीं होती थी, कोई कानून नहीं होते थे, उस वक़्त लोगों की एक परंपरा रही थी कि अपने गांव के छोटे मोटे मसले गांव में बैठ करके पंचायत के द्वारा हल कर लिया करते थे। और मुझे यहाँ तक भी याद है कि कत्ल तक के फैसले भी हो जाया करते थे, वहाँ तक भी सीमित रहते, क्योंकि अदालतें नहीं होती थी, कोई थाने नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे। उसको रूढ़िवादी की संज्ञा देना मैं उसको ठीक नहीं मानता हूँ। आज है रूढ़िवादी व्यवस्था, तो आज किसी की आवाज़ कहीं सुनी नहीं जा रही है। हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहाँ जाएं लोग, किसको कहें? हमारे यहाँ आज ये हालत है कि कोई लड़की जिसके साथ बलात्कार किया जाए, वो अगर अपनी रपट लिखाने थाने में जाती है तो ये तथ्य से प्रेरित बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उस लड़की को निर्वस्त्र होकर के अपनी रपट थाने में लिखानी पड़ती है। 10 दिन बाद उसके पिता को शायद आत्महत्या करनी पड़ती है। फिर दुनिया को पता लगता है कि बलात्कार। क्या करेगा वो बाप, जिसके बाप की सामने उसकी बेटी को बेइज्जत किया जाए और उसकी बात ना सुनी जाए, तो फिर वो इस बात को कैसे बर्दाश्त करेगा? इसीलिए व्यवहारिक इसका हल क्या होना चाहिए? बतौर एक राजनेता, आप तो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या आप इसका कोई व्यवहारिक हल दे सकते हैं? एक राजनीतिक स्टेटमेंट या पोस्चरिंग आपकी ठीक है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का भट्टा बैठ गया, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में अगर आप यहाँ के शासक हों तो इसका क्या हल हो सकता है कि कैसे नतीजा निकले? मेरे स्वर्गीय पिता चौधरी देवीलाल जी ने एक बात कही थी इन हालात को देख करके कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अगर जनता की आवाज़ को पूरी तरह से निभाने में सक्षम ना हो तो फिर राइट टू रिकॉल का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए ताकि उस प्रतिनिधि को दोबारा बुलाया जा सके। दुर्भाग्य ये है कि उस वक्त उनकी बात को नहीं माना गया। आज उस बात को सभी मान रहे हैं। पूर्व स्पीकर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के बीच में कहा था कि सोच ठीक है। आज अन्ना हजारे भी कहता है, आज बाबा रामदेव भी कहता है, आज दूसरे लोग भी कहते हैं। सत्ता पक्ष कह रही है कि हमें तो 3 साल पहले लोगों ने दोबारा मैंडेट दे दिया और हम तो फिर राज करने के लिए एक और सर्टिफिकेट लेके आए लोगों से। इसीलिए तो मेरे पिताजी ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके किया जाए। सत्ता में बने हुए लोग तो नहीं चाहेंगे कि 5 साल तक उन्हें कोई हटाए, लेकिन जनता अगर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा दुखित हो जाए तो फिर जनता की तो यही सोच होगी कि इन हालात को बदला जाए। हुड्डा सरकार के पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में कोई क्वालिटेटिव जो डिफरेंस देखते हैं? क्योंकि अगर जनता ने
कांग्रेस को समर्थन इनेलो से थोड़ा ज्यादा दिया था, उसका कुछ कारण रहा होगा। नहीं। क्या पहले हुड्डा सरकार और आज की हुड्डा सरकार दूसरी टर्म में इनमें कोई गिरावट आप देख रहे हैं जिसके कारण आप राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं? ये तो अल्पमत की सरकार थी जो आज बहुमत में है, और जिन लोगों की वजह से ये अल्पमत से बहुमत में आए हैं, जिस खरीद फरोख्त से ये जीत करके बैठे हैं, आज वही इनके लिए परेशानी का बाइस भी बने हुए हैं। आप खरीद फरोख्त की बात बार बार कर रहे हैं, एक हमारी जमहूरियत है, लेकिन इस चीज की प्रमाणिकता कैसे सिद्ध की जाए? क्योंकि ये मामला अदालतों में चल रहा है, स्पीकर के सामने ये मामला चल रहा है, अब तक लगभग 3 साल का वक्फा पूरा हो चुका है, अब तक इस मामले पर, एंटी डिफेक्शन लॉ के उस संजीदा मामले पर कोई फैसला नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं खरीद फरोख्त से सरकार चल रही है, तो देश का कानून और आपके पास जो विकल्प मौजूद हैं, कानूनी विकल्प हैं, वैधानिक विकल्प हैं, उसको आप इस्तेमाल ना कर पाए और ये कहें कि ये खरीदो फरोख्त से सरकार चल रही है, ये कहाँ तक वाजिब है? क्या दिल्ली की लोकसभा में स्पीकर के आगे मेज के ऊपर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने करोड़ों रुपए के नोटों के बंडल रख करके ये नहीं कहा था कि पैसे से हमारे ईमान खरीदे गए हैं? क्या वो आपने मैंने नहीं देखा था? क्या विश्व के सभी देशों ने उन बात को नहीं देखा था? क्या उससे देश की बदनामी नहीं हुई थी? क्या ये जग जाहिर नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में अल्पमत की सरकार को बहुमत में करने के लिए करोड़ों रुपए दे करके इनको खरीदा नहीं गया था? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस किस्म की गई और एंटी डिफेक्शन बिल जो लाया गया उसमें पावर स्पीकर को दे दी, और ये पावर स्पीकर को शायद ये सोच करके दी गई थी कि अनंत शायनम आयंगर, विट्ठल भाई पटेल, मावलंकर जैसे स्पीकर होंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा था यहाँ छतर सिंह जैसे, यहाँ कुलदीप शर्मा जैसे इस प्रकार के भी स्पीकर आएंगे जो कानून को पांव तले रोन देंगे, पद की गरिमा को बिगाड़ देंगे। लेकिन आपके पास कानूनी विकल्प हैं, अदालतों में मुद्दा गया है, आपकी पार्टी ने भी इस पूरे मुद्दे को चुनौती देखी है, भाजपा ने भी दिया, भाजपा ने भी दिया। हम गए अदालत में और हमने अदालत से जाके यही रिक्वेस्ट की थी कि ये ठीक है आपका दायरा सीमित है, पावर स्पीकर के साथ है, लेकिन हम आपसे यही प्रेयर कर रहे हैं कि आप स्पीकर को इसके लिए पाबंद करें, उसकी समय सीमा तय करें कि इतने समय में कर दिया जाए। और हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 3 महीने का वक्फा दिया स्पीकर को, और उस 3 महीने के वक्फे को टालने के लिए उन्होंने स्पीकर बदल दिया, दूसरा स्पीकर बैठा दिया, फिर कानूनी चाराजोई की, वो नहीं मानी गई उस बात को। फिर हम लोकसभा में गए ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने के बाद वही फैसला दिया जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले दे रखा था। त्रासदी नहीं लग रही आपको? आपको लग नहीं रहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर धज्जियां उड़ी, जो कि शायद नजर आ रहा है कि धज्जियां उड़ गई, लेकिन उसके बावजूद अदालतों में मामला इतना ज्यादा उछल कूद कर रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्या आपको लगता है कि वास्तविकता में हुड्डा सरकार के दूसरे कार्यकाल के खत्म होने से पहले इस पर कोई फैसला आ पाएगा? मुझे कतई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये एंटी डिफेक्शन बिल इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इतना कमज़ोर है कि इस पे कोई सिरे चढ़ेगा नहीं। मैं आपको ध्यान दिलाऊं, श्री मुलायम सिंह जी पिछली दफ़ा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने बीएसपी के 14 विधायकों को अपने साथ शामिल किया था। वो 5 साल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, 5 साल तक उन विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि पावर स्पीकर के पास है और स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है, तो इसलिए उनके पास जो पावर है। मैं आज भी इस बात को नहीं मान रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारी बात को माना, मैं उनके लिए उनका बहुत आदर और सत्कार करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय लिया, लेकिन स्पीकर तो हमारा इतना निखद है कि वो तो इस बात को फिर किसी न किसी तरीके से टाल देगा। मुझे यकीन नहीं कि वो 3 महीने में फैसला कर पाएगा। ऐसे मामलों में आपको लगता नहीं कि ऐसे मामलों में चुनाव आयोग का भी, जो कि अक्सर गाहे बगाहे तमाम किस्म के प्रशासकीय कामों में अपनी दखलंदाजी उन दिनों में करता है जब मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है, तो क्या लगता नहीं चुनाव आयोग को भी इस किस्म के मामले में कुछ अधिकार रहने चाहिए, ताकि कम से कम इस किस्म के मामलों में वो सरकार बनने के बाद, पार्टियों के सत्ता में आने के बाद भी थोड़ी नजर रख सके कि हो क्या रहा है? माफ करना, हमारे चुनाव होंगे और हम चुनाव आयोग से खासा उम्मीदें रखते हैं। अगर यही बात मुझसे पूछोगे कल को हमारा नुकसान ना हो जाए, क्या आप ये मान के नहीं चल रहे कि आहिस्ता आहिस्ता ये देश नौकरशाहों के हाथ में आ रहा है? चुनाव आयोग की भूमिका भी चुनाव में कैसी रहती है? अभी रिसेंटली ये जो फैसला हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं कि हिमाचल में तो 5 नवंबर को वोट पड़ेंगे और गुजरात में 13 दिसंबर को पड़ेंगे, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कौन सा दोष किया है कि उनकी गिनती भी 20 दिसंबर को होगी? पंजाब में हुआ 31-36 दिन, हमारे यहाँ भी ये हुआ था। हरियाणा प्रदेश में हमें तो 4 महीने इंतजार करना पड़ा था, ये हालत थी हमारी।
तो क्या इन चुनाव आयोग के फैसले को हम ठीक मान करके चलें? चुनाव आयोग भी अपनी मर्जी के फैसले करते हैं या उनसे भी कोई फैसले अपनी मर्जी के करवाते हैं, तो फिर ये जनतंत्र कैसे कायम रहेगा? मुझे अंदेशा इस बात का है कि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली ना समाप्त हो जाए, और अगर ये प्रजातांत्रिक प्रणाली समाप्त हो गई तो इसका विकल्प बहुत भयावह है। हम भुगत भोगी लोग हैं। हमने राजाओं के राज देखे हैं, नवाबों के राज देखे हैं, अंग्रेज़ों की तानाशाही सरकार देखी है, ना जहाँ ना कोई दलील मानी जाती थी, ना कोई अपील सुनी जाती थी। वो हालात इस देश में फिर पैदा हो गए तो फिर क्या होगा देश का? ये एक विचारणीय मुद्दा है। आपको लगा कैसा था जब पिछले विधानसभा चुनावों में आपको उस तरीके का बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी आज जीत के बहुत पास थे और कांग्रेस को ऐसा बहुमत नहीं मिला था कि उनकी सरकार उस तरीके से वापसी कर पाती, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा मैनेज किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया इस पूरे मामले को। तो क्या अपने आप में आपका मन, आपकी समझ बन चुकी थी कि हम सरकारों या स्पीकर से इस एंटी डिफेक्शन मुद्दे पर कम से कम ज़्यादा उम्मीदें ना रखें और लोगों की कचहरी के बीच 5 साल बाद दोबारा जाने के लिए तैयार रहे? हम पिछले चुनाव में हमारी पार्टी के केवल 9 जीत के आए थे, और हम जनतांत्रिक तरीके से काम करने में यकीन रखते हैं। हमें जीत और हार का लेश मात्र भी हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। दुनिया में तो दो ही तरीके होते हैं, या तो आप सत्ता पक्ष में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे, लेकिन जनता की आवाज़ तो दोनों जगह बैठ करके भी आप उठा सकते हैं। लेकिन पहली मर्तबा हमें ये एहसास हुआ, मैं आपको खुल करके एक बात कहता हूँ कि मेरे राजनीतिक जीवन में जितना पिछले 5 साल के टर्म में मैंने अपने आप को अपमानित समझा, मैंने कभी अपमानित महसूस नहीं किया। क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में हम आ गए जिन्हें जनतंत्र का लेश मात्र भी पास ही नहीं था, उनका जनतंत्र में विश्वास ही नहीं था, और इसीलिए हमने नए सिरे से प्रयास किए, और मुझे खुशी है कि हम उस प्रयास में बहुत हद तक सफल हुए थे। हम तो जीत के आए हैं, हम हारे हुए नहीं थे, लेकिन जो लोग विपक्ष में थे वो विपक्ष की भूमिका निभाने में असमर्थ रहे। अगर मैं ये कहूँ तो ज़्यादा उपयुक्त होगा कि वो बिकाऊ थे, वो बिक गए, और उसकी वजह से आज हरियाणा प्रदेश की ये बुरी हालत है। इसके लिए इस मौजूदा सरकार की बजाय मैं उन विपक्ष के विधायकों को ज़्यादा दोषी करार दूंगा जिन्होंने अपने ईमान बेच दिए थे। कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में जो कुछ भी घटनाक्रम पिछले कुछ सालों में रहा है वो लॉजिक को डिफीट कर रहा है। ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर किन कानूनों की कसौटी पर ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, लेकिन कुछ और मुद्दे हैं, अहम मुद्दे। भूमि अधिग्रहण का मुद्दा रह गया है, जो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर, खास करके जो ताज़ा विवाद है जिसमें कि हरियाणा सरकार द्वारा कुछ बेनिफिट दिए जाने की बात की गई देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के दामाद को, उस पर बातचीत लेकर वापस हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।